हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास। आज का टॉपिक जो है आपका वीएलडब्ल्यू या जेकेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वो आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। वीएलडब्ल्यू और हमारा जेकेपीएससी का जो केएस का एग्ज़ाम होना है उसमें इंडिया पॉलिटी आपको पता ही है, उन्होंने पूछी है। और उसमें इंडिया पॉलिटी में सबसे ज़रूरी हमें अगर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक जो लगता है वो होता है हमेशा फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों यूट्यूब में आपको बड़े ही चैनल्स मिलेंगे, हर किसी ने अपने हिसाब से फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझाया, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ आपको नया इस टॉपिक में मेरे द्वारा आपको पक्का पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट शुरू करते हैं और इसको दो पार्ट्स में लाया जाएगा। पहला पार्ट आज इसके बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ा जाएगा और एक तरह का हमारा सेकंड पार्ट जो होगा वो डिवोटेड होगा पूरी तरह से रिट्स को। ठीक है, वो रिट्स को होगा और आर्टिकल नंबर 33 एंड 34 को वो डिवोटेड होगा। तो ये एक पार्ट में वीडियो नहीं कंप्लीट होगी, तो फिर भी जो हमारा पहला पार्ट है इसमें आपको सब अननोन फैक्ट्स बताए जाएंगे। चलिए अब करते हैं शुरू। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश में आपको पता ही है कि हमारे पूरी तरह से अभिव्यक्ति आज़ादी है। आज़ादी किस तरह की है, हम किसी भी तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, कोई भी हम प्रोफेशन ले सकते हैं। ये सब हमें कुछ जो है आज़ादी दी गई है। अगर हमें जेल में डाला जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने लिए मर्सी पिटीशंस फाइल करते हैं या वकील हायर करते हैं ना, वो सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, जो हम अब एक चीज़ याद रखना, कोई भी देश विदाउट फंडामेंटल राइट्स या उसके नागरिक जो हैं बिना फंडामेंटल राइट्स के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का बड़ा होना ज़रूरी है। तो चलिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं सबसे पहले कौन से पार्ट में आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आते हैं पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 25 पार्ट्स अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल हैं तो उसमें से हमारा थर्ड पार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को दिया गया। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12 से लेकर 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। दो चीज़ें आ गई आपके, एक पार्ट 3 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और उसमें कौन कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। फिर इनको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसको लॉ मेकर्स ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या डेफिनेशन दी थी, वो दी थी मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कितने तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि पार्लियामेंट कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और वो कभी भी कोर्ट के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता। हमेशा पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आपने क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स में अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, कुछ सब्ट्रैक्शन करनी है, तो कौन करेंगे, वो हमारे हमेशा पार्लियामेंट ही करेंगे। बट एक और चीज़, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं, अगर आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो आप क्या करते हो, यू कैन मूव टू कोर्ट्स, यू कैन मूव टू कोर्ट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आप उसकी इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट्स में जाते हो। फिर वो कोर्ट क्या करती है, आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए तरह 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 की रिट्स लगाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं कितने तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को, वैसे तो इस दिन इन्फोर्स हुआ था, बना हमारा 26 नवंबर 1949 को था। उस समय कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, वो थे 7 तरह के। ठीक है, अब उनकी बात करते हैं कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, जिसको कौन कौन सा आर्टिकल हमें मिलता है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक हमारा इक्वालिटी के साथ डील करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमारा आता है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 20 तक। आगे इसका हर आर्टिकल वाइज ब्रेकडाउन किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब जब आपके साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही हो, मतलब आपकी आज़ादी के साथ या आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है वो आएंगे आर्टिकल नंबर 23 और 24 में। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको पता ही है
रिलीजन के बिना हमारे देश में कोई भी मुद्दा नहीं ना हो सकता, तो तभी हमने क्या किया, रिलीजन के लिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ प्रोविजंस लाए। वो होंगे हमारे आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। फिर उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारे कल्चर और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, वो आते हैं हमारे 29 एंड 30। फिर ये आता है हमारा 6th आर्टिकल जो डिलीटेड है। ठीक है, दिस 6th आर्टिकल इज डिलीटेड और इसको कहा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा ओरिजिनली कौन सा था, आर्टिकल नंबर 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7th आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो सबसे ज़रूरी है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारा सबसे ज़रूरी आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 32। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इसके लिए आपको अलग से वीडियो दी जाएगी। चलिए बात करते हैं पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा, अब क्या बात करते हैं कि ये है क्या। देखिए एक चीज़ याद रखना, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली अमेंडमेंट हुई है ना, सबसे पहली अमेंडमेंट जो हुई है वो भी प्रॉपर्टी के लिंक के साथ ही है, आर्टिकल नंबर 31 के साथ ही लिंक करती है। तब हमारे देश में क्या थी, प्राइवेटाइजेशन करनी थी या आगे हमारे देश की तरक्की करनी थी ना, तो उस समय जो रोड़ा बन के आ रहा था बीच में, वो आ रहा था राइट टू प्रॉपर्टी, ज़मींदारी सिस्टम, और दूसरा क्या था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए नहीं जा रहे थे। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट अमेंडमेंट की बात। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये होता है कि पहले क्या थी, आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट आपसे नहीं छीन सकती थी। जैसे आज के टाइम पे बात करते हैं, अगर आपकी लोकेलिटी में क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्शन की जा रही है। सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आपकी गली है या आपका गांव है, वहाँ पे क्या है, पानी की कमी है, आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, आपके पास आज़ादी है ना पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने की, आप प्रोटेस्ट करते हो और गवर्नमेंट क्या कहती है, हम आपके वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और वो सॉल्व कैसे किया जाएगा, आपके वहाँ पे एक ट्यूबवेल को बनवाया जाएगा। ठीक है, अब ट्यूबवेल जो है पूरे गांव के बेनिफिट के लिए, और गांव के अगर बेनिफिट के लिए, तो इसका मतलब वहाँ पे जगह भी तो चाहिए ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे कोई लैंड देखती है जो लैंड पूरे गांव के काम आएगा, और उस लैंड पे क्या किया जाएगा, फिर एक ट्यूबवेल बनाया जाएगा। बट वो लैंड क्या है, प्राइवेट लैंड है। अब देखो ना, मैक्सिमम लैंड्स क्या होते हैं, सारे लैंड तो गवर्नमेंट लैंड होते नहीं है, कुछ लैंड स्टेट आउंड भी होते हैं या प्राइवेट आउंड होते हैं। तो वो जो प्राइवेट आउंड लैंड होगा, वो पर्सन थोड़ी ना चाहेगा कि मेरी जगह वहाँ से जाए, वो तो उसके लिए प्रोटेस्ट ही करेगा ना, या वो देगा नहीं गवर्नमेंट को। तो पहले यही प्रॉब्लम आती थी। 44th तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जिसकी वजह से हमने फिर राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया। इसका मतलब ये है कि पहले अगर हमने कुछ लोकेलिटीज़ में या पूरे देश में तरक्की करनी थी या नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने थे, उसके लिए जगह चाहिए होती थी, पर लोग जगह देते नहीं थे। ठीक है, जिसकी वजह से 1978 तक हमारे देश में इतनी अच्छी तरक्की नहीं हुई। फिर जिसकी वजह से हमने राइट टू प्रॉपर्टी का प्रोविजन ही पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला। और कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1978, जिसमें हमने राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करके इसको लीगल राइट बना दिया। ठीक है, अब वो लीगल राइट जब बना, कौन सा आर्टिकल बना, वो आर्टिकल नंबर 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन से पार्ट में आता है वो, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी में पहले क्या होता था, अगर आपसे जगह ली जा रही है तो आप जगह नहीं दे सकते, वो पूरी तरह से आपका अधिकार था, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट था। बट अब से क्या है, अगर गवर्नमेंट आपकी जगह ले रही है तो आपको क्या देगी, कंपनसेशन भी देगी। एक चीज़ ये आ गई, और एक चीज़ मैं आपको एक और बता दूं, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करने में सबसे बड़ी जो हमारी हेल्प की है, किसने की है, वो आती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट थी, कौन सी जजमेंट थी वो, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की। ठीक है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस हुआ था 1973 में। इस समय क्या हुआ था, एक मंदिर था केरला में, तो उसकी जगह गवर्नमेंट ने कर ली अपने पास, एक्वायर कर ली। तो 1970 में देखा जाए तो वो क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट था हमारी जगह का। सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और वहाँ पे आपको पता ही है, पहले अगर आपने रुस्तम मूवी देखी होगी तो पहले कोर्ट्स में केसेस किस बेसिस पे होते थे, ज्यूरीज के ऊपर। ठीक है, तो उस समय कितने जजेस की ज्यूरी थी, वो थी 13 जजेस की ज्यूरी थी, जिसमें अगर देखा जाए, कोर्ट क्या होती है, हमारे गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स की। ये मैंने शायद आपको बताया नहीं है एग्जाम जब हमारा टॉपिक शुरू हुआ है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाते कौन है, हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
ठीक है, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जाएंगे तब आप कोर्ट्स में जाओगे हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किसके फेवर में देना था, केशव नंदा भारती के, बट ऐसा नहीं हुआ। ज्यूरी ने क्या किया, एक वोट की वजह से वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में केरला गवर्नमेंट की वहाँ पे जजमेंट दी, जिसकी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट को एक रीज़न मिला राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आएगा राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी के साथ डील करता है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला आता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला आर्टिकल। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूट किया हुआ है 2 कंट्रीज़ ने किया है, एक किया है यूएसए और दूसरा कौन सा हमारा यूके। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसने हमारा कंट्रीब्यूट किया है, एक किया यूएसए ने, दूसरा किया हमारा यूनाइटेड किंगडम ने। उसकी वीडियो हमारे चैनल पे है तो वो आप देख सकते हो। तो वही हमारा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए ना, वो आर्टिकल नंबर 14 में भी आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर बात की जाए, ये कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन आप कह सकते हो। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की अगर बात की जाए, ये कहाँ से हमने लिया हुआ है, यूएसए से। एक ही आर्टिकल में 2 चीज़ें आई हुई है। अब बात करते हैं ये आर्टिकल कहता क्या है आपसे। इसमें क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कभी भी हमारे लॉ की नज़रों में कोई ना बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। हमने जब भी कोई भी फैसला सुनाना है या हमारे पास कभी भी किसी के लिए अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, अगर लॉ ने उसके लिए प्रिस्क्राइब किया, चाहे वो पीएम होंगे चाहे जो मर्जी होंगे, अगर लॉ ने उनके लिए वो गुनाह की सज़ा अगर सज़ाए मौत रखी हुई है तो वो सज़ाए मौत ही उसको मिलेगी, ना कि हम उसको चेंज करके कुछ और कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना, हमारे देश में सब एक बराबर हैं। आपको यही कहा ना मैंने, सब एक बराबर हैं और हर किसी को क्या है, इक्वली हमारे देश में ट्रीट किया जाता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शंस भी आती है। ठीक है, एक्सेप्शंस इन आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले आएगा आर्टिकल नंबर 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स इंजॉय फॉलोइंग इम्यूनिटीज़। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, इनको कुछ इम्यूनिटीज़ मिली है। इसके लिए आपको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं, अगर आप कभी न्यूज़ चैनल्स देखते तो आप ज़रूर होगे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना सरकार के खिलाफ। वहाँ पे पीएम के खिलाफ बोला जाता है, होम मिनिस्टर के खिलाफ बोला जाता है, बट क्या कभी आपने देखा वहाँ पे प्रेसिडेंट के खिलाफ बोला जा रहा हो? या अगर हम अपनी स्टेट की अगर या यूटी की बात करें, यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो बीजेपी को ही उसका जिम्मेवार ठहराया जाता है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अब ये क्यों ठहराए जाते हैं या उनके खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, वो आर्टिकल नंबर 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। ठीक है, ये क्या कहता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। इसका मतलब आप किसी भी कोर्ट में जाके इनके लिए केस नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर व्हेन दे आर एट देयर टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, जब वो जॉब कर रहे हैं ना, यानी कि वो अपने 5 साल के टेन्योर में जब वो एक स्टेट को या एक देश को पूरी तरह से सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनके खिलाफ किसी भी तरह का केस नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल नंबर 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। फिर बात करते हैं नो अरेस्ट। ठीक है, नो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट फॉर, नो अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, किसी भी तरह का केस जो है उनके ऊपर नहीं हो सकता, कोई भी तरह की सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है
जब तक वो अपने ऑफिस में है। जब वो रिटायर हो जाएंगे ना, उसके भी 2 महीने के बाद आप वो केस उनके ऊपर कर सकते हो। मतलब कि इमीडिएटली अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उसके साथ ही आप केस कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा ज़रूरी आएगा आर्टिकल नंबर 361 जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 के साथ ही लिंक करता है। फिर इसी के साथ आगे बात करते हैं और कौन सी एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, वो आएगा हमारा आर्टिकल नंबर 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 361 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नो केस ऑन बिहाफ ऑफ या ऑन बिहाफ और रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूज़पेपर और टेलीविजन। मतलब कि टीवी में क्या होता है, हमेशा किसी के खिलाफ क्या किया जाता है, बोला जाता है कि इस पर्सन ने या तो करप्शन की है या कुछ भी किया हुआ है, तो न्यूज़पेपर में भी बताया जाता है। तो उसके बिहाफ पे आप कभी भी जो है पार्लियामेंट में या कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ आपको? आर्टिकल नंबर 361 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आप कभी भी इनके ऊपर केस नहीं कर सकते हो अगर उनके लिए कुछ अखबार में छपा हुआ है कि ये पर्सन ने करप्शन की है या कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है ना, पार्लियामेंट में आप उसके लिए बात कर सकते हो। फिर उसके बाद नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज लायबल टू एनी कोर्ट, ठीक है, या एनी प्रोसीडिंग। अब जब प्रोसीडिंग आएगा तो वहां पे कोर्ट भी आएगा। जब उसने कुछ कहा हुआ है, इफ ही हैड सेड एनीथिंग, अगर उसने कुछ बोला हुआ है या उसने वोट दिया हुआ है किसी के खिलाफ अगर, तो तब आप उनके खिलाफ कोई भी तरह का केस नहीं कर सकते हो। ये आएगा आर्टिकल नंबर 105 के तहत। कौन कौन सा आर्टिकल हुआ? 361, 361 ए, 105। अब इसी के आगे आएगा आर्टिकल नंबर 194। ठीक है, आर्टिकल नंबर 194 ये होगा स्टेट एमपी के लिए या स्टेट के एमएलए के लिए होगा। सेम तरह सा जैसे यहाँ पे हमने पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात की ना, उसी तरह जो स्टेट लेजिस्लेचर के पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर भी आप कोई तरह का केस नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल नंबर 194। ठीक है, ये एक इम्यूनिटी आ गई। फिर उसके बाद नो फॉरेन सोविनियर्स, नो फॉरेन सोविनियर्स केसेस या अम्बेसडर्स हो गए या डिप्लोमेट्स हो गए, आप इनके ऊपर कभी भी केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यूएनओ की एजेंसी, ये भी इम्यून है हमारे लिए। यूएनओ के जो पर्सन्स हैं या यूएन के जो पर्सन्स होते हैं, आप उनके ऊपर भी हमारे इंडियन कोर्ट्स में आप किसी भी तरह का केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 14। देखा कितना ज़रूरी इसमें चीज़ें थी। चलिए अब आगे आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, अब उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारे देश की पहले सबसे बड़ी बीमारी होती थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर 15 का कहता है आपने किसी के साथ भी किसी भी तरह का रंग भेद नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप उसके रिलीजन के बेस पे उसको जज नहीं कर सकते, उसके रंग के ऊपर, या वो अगर नॉर्थ ईस्ट से आया तो आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये आपको आर्टिकल नंबर 15 कहता है। इसी के तहत क्या है, पब्लिक प्लेसेस सबके लिए ओपन होते हैं। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस हो गए, बाथिंग गार्ड्स हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ठीक है, वेल्स हो गए, मतलब ट्यूबवेल्स वगैरह हो गए, सब कुछ जो है हर किसी के लिए ओपन होते हैं। ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 15। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आपको आर्टिकल नंबर 15 में एक और चीज़ बता दूं, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी 2005 में, जिसमें क्या किया गया, हमारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हमने रिजर्वेशन दिया एजुकेशन में 27% तक। ठीक है, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, ये इनको जो हमारा एजुकेशनल कोटा मिला था वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मिला था, और ये कितना होता है, 27%। चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये भी जो है हमारा उसी की तरह डील करता है। अब मैं आपको इसके लिए सबसे आसान चीज़ बताता हूँ। जैसे आप VLW की ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है, VLW की ही अगर आप तैयारी कर रहे हो,
या केएस की अगर तैयारी कर रहे हो, तो क्या वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला नो मुस्लिम्स? ठीक है, नो मुस्लिम्स कैन फिल द फॉर्म, नो हिंदूज कैन फिल द फॉर्म और नो सिख पर्सन्स कैन फिल द फॉर्म। चलो ये चीज़ होगी, तो उसके साथ नो एससी, नो ओबीसी और ओनली ओबीसी, ओनली एससी, ऐसा नहीं ना है कुछ। तो ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 16, जब भी कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, चाहे वो रिलीजन से अगर भेदभाव की बात की होगी या उनके रंग वगैरह देख के, तो आप कोई भी तरह का उनके साथ ऐसा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में आप वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब कहता है आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने क्या करना है, छूत अछूत की प्रथा को पूरी तरह से नकारना है। जैसे कि आप किसी को मना करते हो, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, मैं तेरे को हाथ नहीं लगाऊंगा, वो पहले होता था, देश की आज़ादी से पहले होता था, बट आज के टाइम पे अगर आप करते हो तो आर्टिकल नंबर 17 आपको उसके लिए मना कर रहा है। और अगर किसी पर्सन के साथ अगर आप ये कर रहे हो तो आप उनके ऊपर वो आपके ऊपर पूरी तरह से केस कर सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, पता नहीं क्यों, पर मेरे को हमेशा से ही ये ज़रूरी लगा है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसके लिए इस महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, इस महात्मा गांधी ऑफिशियल फादर ऑफ नेशन, अब इसका आंसर पता क्या होगा? आंसर विल बी नो। ठीक है, आंसर विल बी नो। अब बात करते हैं क्यों। हमारा आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि आप अपने आप को किसी भी तरह का टाइटल नहीं दे सकते हो। जैसे आप अपने नाम के आगे गुरु नहीं लगा सकते, भगवान नहीं लगा सकते, या प्रोफेसर नहीं लगा सकते, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं लगा सकते, किसी भी तरह का आप टाइटल अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। बट एक्सेप्शन भी वहाँ पे आएगी, मिलिट्री एंड एकेडमिक। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये यहाँ पे मैंने महात्मा गांधी की बात की, आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि कोई भी टाइटल आप किसी को नहीं दे सकते हो, बट अगर आप दे रहे हो ना, आप उनको सर्टिफाइड भी कर रहे हो। ठीक है, दो तीन चीज़ें इसके साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्शन क्या है। अगर आप डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिस्ट हो, या वो भी डॉक्टर ही लगाते हैं अपने आगे, गोल्ड मेडलिस्ट हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, तब आप अपने नाम के आगे पूरी तरह से लगा सकते हो, क्योंकि आपने उसके लिए क्या किया, सर्टिफिकेशन या मेहनत की है। गवर्नमेंट ने आपको उसके लिए सर्टिफाई किया, आपको डिग्री मिलती है ना। उसी तरह अगर आप ब्रिगेडियर हो, चाहे रिटायर्ड हो, बट आपने वो कमाया था, तभी आप अपने नाम के आगे ब्रिगेडियर लगा सकते हो, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, इंजीनियर वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। फिर इसी के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न हो गए, पद्मश्री हो गए, पद्म विभूषण हो गए, ये सब आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आपको इसके लिए सर्टिफिकेशन दी है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम, सबसे ज़रूरी ये भी एक आर्टिकल आएगा, राइट टू फ्रीडम हमारा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बिहाफ में हमारे देश में हमें पूरी तरह से अभिव्यक्ति आज़ादी है। आप कुछ भी बोल सकते हो ना, हमारे देश में कुछ भी कर सकते हो। देश के खिलाफ भी लोग कहीं कहीं बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं, हमारे आर्टिकल नंबर 19 को ही यूज़ करके। अब हमारा आर्टिकल 19 ही सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये आएगा हमारा आर्टिकल नंबर 19। ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, और ये हमें 6 तरह के राइट्स देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। ठीक है, आप किसी भी तरह का काम कर सकते हो, आप किसी भी तरह की बयानबाजी कर सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। आप कोई भी असेंबली कर सकते हो, मतलब जैसे आप अपनी सभाएं बिठाते हो, जैसे क्या होता है, महाजन सभा, ब्राह्मण सभा होगी, ये सब बिठाई जाती है ना। कुछ लोग आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे डिसाइड करना है कि आपने कैसा प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो वो आप पूरी तरह से कर सकते हो। आप कोई भी तरह की एसोसिएशन बना सकते हो, जैसे एनजीओज बनाए जाते हैं। मूवमेंट आप कोई कर सकते हो देश में। ठीक है, आप कहीं पे भी हमारे देश में कहीं पे भी जाके रह सकते हो, पूरी तरह से आपके पास आज़ादी है। देश की किसी भी हिस्से में जाके आप घर बना सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, ड्यू टू आर्टिकल नंबर 19 का 5th क्लॉज। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोफेशन। फिर क्या है, आप किसी भी तरह का काम कर सकते हो, बट आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि आप ड्रग्स वगैरह का कारोबार करोगे, सरकार आपको जिसके लिए सर्टिफाई करेगी, आप वही काम कर सकते हो।
अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। यहाँ पे भी पहले क्या होते थे, इट हैड 7 फ्रीडम्स, ठीक है, इट हैज 7 फ्रीडम्स बट वन वॉज डिलीटेड, वन वॉज डिलीटेड। अब कौन सा डिलीट किया गया था उसके बारे में बात करते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 के द्वारा राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी वाला हमारा फिर से किया डिलीट, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये भी डिलीट किया गया हमारी राइट टू फ्रीडम में से। राइट टू प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो पहले क्या करते थे लोग, जगह ले लेते थे, वो देते नहीं थे। आज के टाइम पे चाहे आपके पास जगह है बट गवर्नमेंट जब चाहे वो आपसे ले सकती है, बट क्या है आपको कंपनसेशन वो देगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 19। अब बात करते हैं आगे के आर्टिकल्स की। चलिए आगे चलते हैं, और ये करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं। अब आपको आर्टिकल 19 करने से पहले, सॉरी 20 करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं जो मैंने शायद आपको वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं बताई है, और ये यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग एमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, ठीक है, ड्यूरिंग एमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बट 20 एंड 21 आर नॉट सस्पेंडेड, ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 आर नॉट सस्पेंडेड, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सारे हमारे इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किए जाते हैं बट 20 एंड 21 नहीं सस्पेंड किया जाता। इसमें एक और आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये हमेशा तब सस्पेंड होगा जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी होगी, ठीक है, जब हमारे देश में क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी होगी। इसका मतलब जब हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल होता है, तब आपकी हमारा जो फ्रीडम्स हैं जैसे स्पीच, असेंबली, एक्सप्रेशन वाली, वो आपसे नहीं छीनी जाएगी। चलिए अब आर्टिकल नंबर 20 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब जब आप जेल में डाले जाते हैं तब आपके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जब आपको जेल में डाला जाता है ना, तब आपको क्या होता है, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ता है आपको, लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने करना पड़ता है। क्यों मैजिस्ट्रेट के सामने करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस वाले आपको अपनी मर्जी से सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। अब उसके अंदर एक दो प्रोविजंस हो आएंगे, जैसे नो डबल पेनल्टी, ठीक है, नो डबल पेनल्टी। इसका मतलब क्या होता है, आप एक ही जुर्म के ऊपर दो बारी सज़ा नहीं काट सकते हो, ठीक है। एक इसको कहा जाता है, अगर देखा जाए, नो डबल जियोपार्डी, ठीक है, जियोपार्डी। आपको एक ही गुनाह के लिए दो बारी सज़ा नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नो सेल्फ इंक्रीमेशन, नो सेल्फ इंक्रीमिनेशन, आप अपने ही कभी जो है गवाह नहीं बन सकते, ठीक है, आप कभी भी अपने आप के विटनेस नहीं बन सकते। ये आता है हम आपका आर्टिकल नंबर 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। अब ये दोनों सिटीजन्स को होता है, हमारे इंडियंस और नॉन इंडियंस के लिए पूरी तरह से ये लॉ आता है, ठीक है। कल जब हम वीडियो करेंगे, जैसे हम आर्टिकल नंबर 32 के बारे में करेंगे, तब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, विच राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियंस एंड विच आर नॉट अवेलेबल्स टू फॉरनर्स, ठीक है, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे।
फिर एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 21 के आगे एक और हमारा आर्टिकल लाया गया था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 के आगे एक और हमारा आर्टिकल लाया गया था, वो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कब लाया गया था उसके बारे में बात करते हैं। ये लाया गया था हमारा 2002 को, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, जिसको राइट टू एजुकेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मिलना उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है कि जब आप हमारे आर्टिकल नंबर 22 के तहत अगर आप जेल में हो ना, तब भी आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप विदाउट ट्रायल आपको जो है कभी भी सज़ा नहीं मिलेगी। जब तक आपको कोर्ट गिल्टी नहीं पाएगी तब तक आपको जो है कभी भी पुलिस वाले सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हमेशा जब आपको जेल के अंदर डाला जाता है, यू हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको जेल के अंदर डाला क्यों जा रहा है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, इसको अगर मैं नॉर्मल चीज़ ग्राउंड्स में लिखूं तो आप क्या कर सकते हो? लॉयर्स को हायर कर सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड आता है हमारा मैजिस्ट्रेट वाला, ये हमारा आर्टिकल नंबर 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, जब आपको देश विरोधी गतिविधियों के लिए अंदर डाला जाएगा ना, तब आप कोई भी तरह का लॉयर वगैरह हायर नहीं कर सकते हो। उसको कहा जाता है पोटा एक्ट या पॉस्को एक्ट भी आप कह सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। हमने कौन सा किया? राइट टू फ्रीडम किया ना। अब हम करेंगे राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो आएंगे हमारे आर्टिकल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक। आर्टिकल नंबर 23 सबसे पहले क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। इसका मतलब आप किसी भी तरह का बेगार नहीं करा सकते हो। बेगार का मतलब फोर्स लेबर उसको कहा जाता है, या आपने उनसे काम कराया और आपने उनको पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो वो आप नहीं करा सकते हो। आप किसी भी इंसान को खरीद बेच नहीं सकते हो, जिसको स्लेव ट्रेडिंग कहा जाता है, या उनके अंग व्यापार नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप उनका ऑर्गन ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको आर्टिकल नंबर 23 के तहत पूरी तरह से सीरियस केस के तरफ हैंडल किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों को एक गुड्स की तरह नहीं किया जाना चाहिए। इमोरल वुमेन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये कहता है 14 साल के बाद ही आप जो है बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। 14 साल तक के बच्चों को कभी भी फैक्ट्रीज वगैरह या किसी भी जगह आप बच्चों को काम नहीं करवा सकते हो। ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि रिलीजन हमारे देश का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। तो चलिए उसके लिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में इंडक्शन की गई है उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहला आर्टिकल क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। आप किसी भी तरह का रिलीजन पूरी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी तरह के आप अपने रिलीजियस बिलीफ या आप अपने रिलीजियस बिलीफ को ओपनली और फ्रीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोई भी रिलीजियस वर्शिप कर सकते हो, रिचुअल्स सेरेमनीज कर सकते हो, पूरी तरह से आपके पास उसके लिए लिबर्टी है। आप कोई भी एग्जीबिशन करो, अपनी रिलीजियस एग्जीबिशन करो, आपको नहीं किया जाएगा। वो आपको आर्टिकल नंबर 25 पूरी तरह से परमिशन दे रहा है। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें क्या आप क्या कर सकते हो? अपने इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस बना सकते हो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, ठीक है। आप अपने अफेयर्स जैसे मैटर ऑफ रिलीजन को कह के आप क्या कर सकते हो? अपने अफेयर्स आप खुद कर सकते हो, क्योंकि हमारी नेशन क्या है? सेक्युलर है, ठीक है। हमारा नेशन सेक्युलर है, बट वो नॉट एंटी रिलीजन है, ठीक है। हमारे लॉ मेकर्स ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा हुआ है? मेरा कोई भी रिलीजन नहीं है, मैं धर्म निरपेक्ष हूँ।
सेक्युलरिज्म का वही मतलब होता है ना, बट मैं एंटी रिलीजन नहीं हूँ, मैं आपको आपका रिलीजन एंजॉय करने की पूरी तरह से गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो अपने रिलीजन के साथ, अपने रिलीजियस अफेयर्स पूरी तरह से मैनेज कर सकते हो, वो आपको आर्टिकल नंबर 26 पूरी तरह से परमिशन दे रहा है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है, कोई भी मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया आपको, या मस्जिद हो गया, कोई भी तरह का गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, ठीक है। ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 27। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वर्शिप वगैरह कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके उसको अपना सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा जिसको स्टेट भी क्या करती है, यहाँ तो परमिशन देती है, ठीक है। कोई भी रिकग्नाइजेशन उनको गवर्नमेंट के द्वारा मिली होगी या उसको एड वगैरह स्टेट से मिली होगी ना, आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, यहाँ अपनी तालीम ले सकते हो, ठीक है। ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 28। तो हमारा राइट टू फ्री रिलीजन भी हमारा ख़त्म होता है। अब बात करते हैं आगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो हमारे आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक आते हैं। ये डील करते हैं हमारे माइनॉरिटीज़ के साथ, ठीक है। ये हमारे माइनॉरिटीज़ के साथ डील करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ होंगे उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी, लैंग्वेजेस की, स्क्रिप्ट की या उनके कल्चर की, माइनॉरिटीज़ के। और कौन वो करेगा, बचाएगा उसको, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बचाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे फिर क्या होता है, पार्लियामेंट ने क्या की हुई है, वेरियस स्कीम्स लाई गई है माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 29। फिर आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है, माइनॉरिटीज़ जो है ना हमारे देश की या स्टेट्स की, उनके पास पूरी तरह से पावर होती है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद बनाएं और वहाँ पे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर रखें। इसकी सबसे सिंपलेस्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में महंत बचित्तर सिंह कॉलेज है, ठीक है। महंत बचित्तर सिंह कॉलेज है अगर, तो वो क्या है, एक सिख चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। अगर वो एक दिन ऐसे ही फरमान निकाल दें या ऑर्डर निकाल दें कि हमारे यहाँ पे खाली जो है सिख कम्युनिटी के लिए एडमिशन होगी, तो वो उनके पास पूरी तरह से परमिशन, आप कोई भी तरह का केस नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल नंबर 30 उनको खुद परमिशन देता है। फिर बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे अगर वो वहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं कि ये यूनिवर्सिटी खाली ओपन है मुस्लिम्स के लिए, तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे आर्टिकल नंबर 30 तक। अब जैसा मैंने आपको बोला, हमारा आता है आर्टिकल नंबर 32, जिसकी नेक्स्ट वीडियो आपको अलग से मिलेगी। अब ये क्या, हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। ये मैं आपको आज सिंपल सा ही बताऊंगा, कल इसकी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। ये क्या है, हमारा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। आपको बताया ना कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके छीने जाते हैं तो क्या किया जा सकता है, आप कोर्ट में जा सकते हो। तो कोर्ट में जब आप जाओगे ना, कोर्ट क्या करती है, 5 तरह की रिट्स लगाती है, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरी एंड क्यू वारंटो, ठीक है। ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 32, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी या हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स खत्म होता है, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमने क्या करना है, आर्टिकल नंबर 32 को फिर से करना है, आर्टिकल नंबर 32 को फिर से करना है, 33 करना है, 34 करना है, और व्हाट इज आर्टिकल नंबर 35, ये हमने फिर से करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स में ही हमारी वीडियो आएगी फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये बड़ा ही ज़रूरी है और आपने इसको अच्छी तरह से करना है। 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक तो करने ही करने हैं, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और आपने अब क्या करना है, हमारी वीडियो को करना है लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, क्योंकि सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये बता दीजिएगा लास्ट में कि क्या आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी या नहीं लगी, कमेंट सेक्शन पे आपने ये ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए आप। गॉड ब्लेस यू गाइस, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बेधड़क आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।